नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। आज की बड़ी खबर आई देश की सबसे बड़ी अदालत से। सुप्रीम कोर्ट ने 1993 से आवंटित किए गए 218 कोयला ब्लॉकों में से 214 के आवंटन रद्द कर दिए। दावा किया गया कि इन कोयला ब्लॉकों में करीब 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है। कोर्ट ने जिन कंपनियों के कोयला ब्लॉक रद्द किए हैं उन्हें अपनी दलील पेश करने के लिए 6 हफ्ते का वक्त दिया गया है। जिन कंपनियों ने अभी तक कोयला निकासी का काम चालू नहीं किया था उन्हें कोर्ट ने सरकार के राजस्व के नुकसान की भरपाई करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने 25 अगस्त को अपने फैसले में सरकार की तरफ से 1993 से विभिन्न कंपनियों को आवंटित सारे कोयला ब्लॉकों के आवंटन गैर कानूनी और मनमाने घोषित कर दिए थे। शीर्ष अदालत ने 1993 से किए गए कोयला आवंटनों के लिए स्क्रीनिंग समिति की 36 बैठकों में अपनाई गई प्रक्रियाओं की निंदा करते हुए कई शब्दों का जो इस्तेमाल किया था वो भी कठोर शब्द थे, लेकिन उस समय से ये आवंटन रद्द नहीं किए। अदालत ने यह भी कहा कि कोयला जैसी राष्ट्रीय संपदा का वितरण अनुचित तरीके से किया गया था और आवंटन में निष्पक्षता और पारदर्शिता नहीं थी। कोर्ट के मुताबिक 14 जुलाई 1993 से जांच समिति की 36 बैठकों में कोयला खदानों के आवंटन के बारे में की गई सारी सिफारिशें मनमानी थीं। अब जबकि ये आवंटन रद्द कर दिए गए हैं, सवाल ये इसका अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या देश में बड़ा बिजली संकट आने वाला है। सवाल यह भी, क्या कोल ब्लॉक रद्द होने से महंगाई बढ़ जाएगी। तमाम सवालों पर खास मेहमानों के साथ चर्चा होगी, लेकिन पहले सुनिए वकीलों की जुबानी आज का यह फैसला। कोल ब्लॉक के ऊपर फाइनल ऑर्डर सुना दिया है और अकॉर्डिंग टू द जजमेंट प्रोनाउंस्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट जितने भी कोल ब्लॉक हैं सारे कैंसिल कर दिए गए हैं। किसी भी कोल ब्लॉक को बख्शा नहीं गया है। वो कोल ब्लॉक जो कि माइनिंग कर रहे थे उनको भी कैंसिल कर दिया गया है। केवल थोड़ा नीचे कर थोड़ा केवल वो कोल ब्लॉक जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को बिलोंग कर रहे थे, केवल 4 कोल ब्लॉक माइनिंग कर रहे थे, जिनमें एक बंद है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिट थी, जिनमें कोई भी ज्वाइंट वेंचर नहीं था। केवल उन 4 कोल ब्लॉक को रोका गया है क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिट्स हैं। बाकी सारे कोल ब्लॉक चाहे वो ज्वाइंट वेंचर के थे या प्राइवेट के थे, चाहे वो माइनिंग कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, वो सारे कैंसिल कर दिए गए। अलॉटमेंट से 6 महीने तक काम कर सकेंगे। 31 मार्च 2015 को ये काम अपना बंद कर देंगे और जो काम कर रहे हैं या जिनके पुराने जो चालू थे सबको 295 रुपए पर टन देना पड़ेगा जिस दिन से इन्होंने कोयला निकाला और जिस दिन तक निकालेंगे। तो समझिए पुराना जो भी है 10 साल 5 साल जिसका भी जो है अप टू 31 मार्च 2015 तक का जुर्माना 295 रुपए देना पड़ेगा। और ये भी केंद्र सरकार ने सजेस्ट किया था सीएजी की रिपोर्ट पे कि भाई ये अमूमन नुकसान नजर आता है, ये कोर्ट ने एक्सेप्ट करा है और ये भी कंडीशन कोर्ट ने लगाई। Already taken a decision that all future coal block allotment will be through open auction. So that question is settled down. No more there will be allotment on the basis of any other system except through the open bidding. So that matter is settled for future. So who is supposed to take the blame for till now for what has happened? Well, if court has held that from 93 onwards all coal blocks are illegal, then everybody who has been responsible for allotment has to share the blame. अब सवाल कई है कि आखिर जो सबसे बड़ी अदालत का यह फैसला है उसका क्या असर होगा, क्या मायने मतलब हैं और अर्थव्यवस्था के लिहाज से, बिजली संकट के लिहाज से इस फैसले के क्या मायने हैं, उस पर भी बातचीत होगी। कई खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं डॉक्टर संबित पात्रा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से अखिलेश प्रताप सिंह मेरे साथ मौजूद होंगे। अनिल राजदान साहब हैं, आप पावर सेक्रेटरी रह चुके हैं, उनसे भी मेरी बात होगी। मयूर झा मेरे सहयोगी भी कुछ ही देर में मेरे साथ जुड़ेंगे। लेकिन अनिल राजदान जी, पहला सवाल आपसे ही है, क्या एक बिजली के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो एक बड़े संकट की तरफ देश बढ़ रहा है? देखिए, अगर कोयला मुहैया किया गया सही मात्रा में जो कि रिक्वायरमेंट है तो कोल इंडिया के थ्रू
या कोई और तरीके से, तो उसमें मेरे ख्याल अभी से कोई सिचुएशन डिटेरियोरेट नहीं करेगी। अगले 6 महीने तो कोई व्यवस्था में फर्क नहीं पड़ना चाहिए जी। मगर जो इन्वेस्टर सेंटिमेंट है उसकी तरफ कुछ होगा कि जो इनके फ्यूचर को इन्वेस्टमेंट्स हैं, जिन्होंने अभी माइनिंग शुरू नहीं किया था, डेवलपमेंट उनका चल रहा था, उनके आगे डेवलपमेंट प्लान्स क्या होंगे वो डिपेंड करेगा कि वो उनको कोयला कोल इंडिया सप्लाई कर पाएगा नहीं कर पाएगा। अगर आगे ऑक्शन होगी, उनको ऑक्शन मिलती है, नहीं तो इंपोर्ट करेंगे, तो प्राइस के ऊपर मेरे ख्याल एक मुद्दा आएगा कि कोल की जो कोल की प्राइस है उससे जो रिजल्टेंट जो पावर की प्राइस है, ठीक है, उस पर क्या असर पड़ेगा। और अगर उस पर असर पड़ता है, वो कीमतें बढ़ती हैं, तो इसका सीधा असर फिर महंगाई पर भी पड़ेगा अनिल राजदान जी? जी, कंज्यूमर पे ही पड़ेगा, क्योंकि उसने देनी है, या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, पहले तो उन पर पड़ेगा जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज खरीदती हैं वो बिजली जी, क्योंकि उन्होंने अपनी एनुअल फाइलिंग करी हुई है। तो आगे भी जो फाइलिंग करेंगे उनको पता होना चाहिए कि किस कीमत पे बिजली उपलब्ध होगी। जी। डॉक्टर संबित पात्रा जी, क्या आप लोगों को इस बात का एहसास है कि पॉलिटिकल क्लास ने जो गलती की, जो भ्रष्टाचार के मामले सामने आए, चाहे आपकी सरकार के दौरान या फिर कांग्रेस के दौरान जो बंदर बांट इन कोल ब्लॉक्स के किए गए, उसकी कितनी बड़ी कीमत अब जनता चुकाने जा रही है? देखिए, पहला तो मैं ये कहूंगा कि मैं स्वागत करता हूं आज जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया है। और जहां तक आपके प्रश्न का उत्तर है, तो ये बंदर बांट केवल और केवल यूपीए के समय हुआ था। मैं आपको 2-3 लाइन पढ़ देता हूं सुप्रीम कोर्ट का जो अगस्त 25 का जो जजमेंट है, पेज नंबर 93 से 96 का जो निचोड़ निकलता है वो 3 लाइन में है। आप पढ़ दीजिए, फिर मैं सवाल टू द पीरियड 1997 pertain to the period 1997 to 1999 and contain detail, सुप्रीम कोर्ट कहती है, केस बाय केस एनालिसिस बाय स्क्रीनिंग कमिटी ऑन व्हाई सर्टेन ब्लॉक्स कुड और कुड नॉट बी एलोकेटेड टू सर्टेन कंपनीज वाज डन। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट रूप से कहती है कि 1997 से 99 तक जो स्क्रीनिंग कमिटी की बैठक हुई, वहां केस टू केस एनालिसिस हुआ है कि किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। अर्थात नहीं है इसमें जी। हाँ। आपने 3 लाइनें अपनी सुविधा के मुताबिक उसमें से पढ़ दी जो लाइनें आपको सूट करती हैं, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 1993 से लेकर अब तक तमाम गैर कानूनी तरीके से ये कोल ब्लॉक के आवंटन हुए, आपकी भी तो इस दौरान सरकार रही ना, क्या आप लोग की कोई जिम्मेदारी, कोई जवाबदेही नहीं बनती? मैं बता रहा हूं, यही मैं समझा रहा था, आपने बीच में रोका हमें। आप देखिए, 1993 में पहली बार स्क्रीनिंग कमेटी नरसिम्हा राव जी ने बनाया, उसी के अनुसार जो कोल आवंटन का प्रोसेस हम भी चला रहे थे, क्योंकि वो पुराना प्रोसेस था। हमने उस स्क्रीनिंग कमेटी में गाइडलाइंस भी इशू किए। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि स्क्रीनिंग कमेटी टेक्निक में ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, वो किसे देना चाहिए उसमें ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। ये कानून हमने भी नहीं बनाया था, उसमें हमने जरूर संशोधन किया था, अच्छाई करने की कोशिश की थी, हमारे इंटेंशन में खोट नहीं था। अब आगे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि 2005 में जो टी.एल. शंकर चेयरमैन का जो एक्सपर्ट कमेटी बैठा था, जिन्होंने कॉम्पिटिटिव बिडिंग के बारे में बात की थी और जिसको लेकर कोल सेक्रेटरी परख साहब ने भी चिट्ठी लिखा था मनमोहन साहब को, और मनमोहन जी ने लीगल ओपिनियन मांगा था। 2006 में लीगल ओपिनियन था कि हाँ, आप एडमिनिस्ट्रेटिव नोटिस द्वारा कॉम्पिटिटिव बिडिंग कर सकते हैं। मैं उसका जवाब लूंगा, कांग्रेस के नुमाइंदे कुछ ही देर में मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन यह बताइए, क्या आप सरकार तैयार है, तमाम विकल्पों पर विचार कर रही है कि आने वाले दिनों में ये जो तमाम कोल ब्लॉक जो कैंसिल हुए, इस वजह से कोई बिजली की संकट ना हो, महंगाई पर उसका दूरगामी असर ना पड़े? देखिए, सरकार बिल्कुल तैयार है। इसीलिए तो सरकार ने खुद कोर्ट के पटल में यह विषय रखा था कि अगर आप तमाम कोल ब्लॉक्स कैंसिल कर देंगे तो भी हम उसका स्वागत करेंगे। और अभी मेरे पूर्व वक्ता कह रहे थे कि ये बहुत डिफिकल्ट डिसीजन अवश्य हो सकता है, मगर आप देखिए इसके सिल्वर लाइनिंग भी है। डिफिकल्ट डिसीजन का जो सिल्वर लाइनिंग यही है कि एक ट्रांसपेरेंसी और एक नए पॉलिसी के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे, और जो इन्वेस्टर हैं उनको इस सरकार पे विश्वास है कि ये सरकार वो पॉलिसी पैरालिसिस वाली सरकार नहीं है, ये सरकार वो ढकने छिपाने वाली सरकार नहीं है, ये पारदर्शिता वाली सरकार है। इस कारण अब इन्वेस्टर मैदान में भी आएगा और जनता का भी विश्वास इस सरकार पे और पुरजोर तरीके से कायम होगा। अनिल राजदान जी, अब तो पावर सेक्रेटरी रह चुके हैं, विकल्प क्या है सरकार के पास अब? देखिए, कोयला मुहैया कराना है हमने किसी भी तरीके से, तो कोल इंडिया का तो इमीडिएटली मेरे ख्याल
जो आपका प्रोक्योरमेंट, जो उनका प्रोडक्शन टारगेट है, उसको हमें काफी बढ़ाना पड़ेगा। और जो मूवमेंट है रेल ट्रैक्स की, जहां जरूरत थी उसका हमें फास्ट ट्रैक पे उनको लेना पड़ेगा ताकि इवैक्यूएशन ऑफ कोल हो सके। जो इंपोर्टेड कोल भी है, जो जहां कई बर्थ्स ऑलरेडी हैं, कुछ और बनने जा रही हैं, वहां से भी हमें लिंकेजेस देने पड़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर लिंकेजेस, जहां ये पावर प्लांट्स बन रहे हैं या बने हुए हैं, उनको वहां कोयला पहुंचाना पड़ेगा। तो ये 2-3 मिनिस्ट्रीज का कोऑर्डिनेटेड एक्शन होगा, तभी जाकर स्मूथ इसका ऑपरेशन होगा। लेकिन मगर एक जी। मैं समझता हूं कि हमें गंभीरता से विचार ये करना चाहिए कि क्या आज के माहौल में कोल नेशनलाइजेशन एक्ट जो बनाया गया था 1973 में, वो क्या सही लेजिस्लेशन है आज के माहौल में? क्या हमें इस सेक्टर को बुरे तौर पे लिबरलाइज नहीं करना चाहिए ताकि जो बेस्ट इन द सेक्टर हैं वो आए, जिसमें पार्टिसिपेट करें? ठीक है, वो एक है, ये भी एक अहम सवाल है, मैं इस पे आगे बात करूंगा। लेकिन अनिल राजदान जी ये बताएं, ये जो 295 रुपए प्रति टन के हिसाब से जुर्माना वसूलने की बात कही गई है, इसका क्या असर पड़ेगा कंपनियों पर? अब ये उनको देना पड़ेगा। ये तो सिर्फ पावर कंपनीज का नहीं है, ये जो मेटल इंडस्ट्रीज हैं उनमें भी है, सीमेंट को भी, जो अगर उन्होंने भी कहीं कुछ किया है तो ये पिछली डेट से जुर्माना है। कोर्ट इन इट्स विजडम हैज ग्रांटेड दिस। अब थोड़ा तो उन पे आर्थिक बोझ तो पड़ेगा ही जी, मगर अब ये कोर्ट का फैसला है, ये फाइनल है, और गवर्नमेंट ने भी अपने एफिडेविट में यही रकम मांगी थी। चलिए, अखिलेश प्रताप सिंह मेरे साथ जुड़ गए हैं। जी, कांग्रेस के नेता भी अब मेरे साथ मौजूद हैं। अखिलेश जी, जो गलतियां सरकारों ने की, जिस तरीके से भ्रष्टाचार देखने को मिला कोल ब्लॉक के आवंटन में, जो नेचुरल रिसोर्स है उसके बंदरबाट को जिस तरीके से अंजाम दिया गया, आपकी सरकार रही हो, बीजेपी की सरकार रही हो, अब उसका खामियाजा जनता क्यों भुगते? अगर इसका असर बिजली संकट पर पड़ेगा, अगर इसका असर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, तो जनता क्यों इसका खामियाजा भुगते? नहीं, बात आपकी सही है मान अखिलेश जी, लेकिन जब से ये नई सरकार आई है ये तो बोझ बढ़ना शुरू हो गया है और बिजली का संकट शुरू हो गया। कोल का अलॉटमेंट सुप्रीम कोर्ट के कैंसिल करने से पहले ही इस मोदी सरकार के रिजीम में 18 से 20 हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन घट गया है। कारण क्या है? चहेते बिजली घर जो मोदी जी के प्रिय हैं, उनको मनमाना रेट पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। गलत, अडानी जी का पावर प्लांट बंद है गुजरात में, अखिलेश जी, गलत आंकड़े। रिलायंस जी का गलत बंद है, टाटा जी का बंद है। कोल के साटे से एनटीपीसी का प्रोडक्शन घट गया है। हरियाणा में जो है इन लोगों का प्रोडक्शन कम कर दिया है। तो ये क्राइसिस ठीक है, लेकिन अखिलेश जी, इस सवाल का जवाब नहीं है कि आपके पास आते शुरू हो गए। लेकिन अखिलेश जी, आपकी भी सरकार रही, ज्यादा यही जवाब है आपकी, बीजेपी से ज्यादा यही जवाब है कि जब आपकी सरकार रही नहीं, अखिलेश सरकार ने ध्वंस किया देश को। अखिलेश जी, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि तमाम आवंटन गैर कानूनी है, तो अपराधी तो फिर आप लोग भी हैं ना, सवालों के घेरे में तो आप लोग भी हैं। अखिलेश जी, हम तो कार्रवाई करें ना। ये सरकार जो कहती थी कि हम आएंगे तो तुरंत कोल आवंटन कैंसिल करेंगे और लोगों को जेल भेजेंगे, भेजें, काम करें। हालांकि इनको आते ही कैंसिल करना चाहिए था, इन्होंने कैंसिल नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल किया। सुप्रीम कोर्ट ने जब गुनाह निर्धारित, जब सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला सुना दिया, गुनाह की बहस होने लगी, तो गुनाह का दंड निर्धारित करने में भी इनकी सरकार ने बचाव किया, जो आरोपी कोल वाले थे। तो अब इनकी बारी है कि जो ये कहते थे चुनाव के पहले, अब करेंगे, करके दिखाएं। डॉक्टर समित पात्रा, वाकई देखिए बड़ा सवाल, कार्रवाई ना करें, किसी चीज पे स्टे भी नहीं था। देश की सबसे बड़ी अदालत का फैसला आ गया, लेकिन जो इसके गुनहगार हैं, जिनकी वजह से ये गैर कानूनी काम हुआ है, क्या वो सलाखों के पीछे पहुंचेंगे जल्द से जल्द? चीफ मिनिस्टरों ने रिकमेंड किए हैं जो कोल आवंटियों के। एक मिनट अखिलेश जी, डॉक्टर समित पात्रा से मेरा सवाल है, चलिए कोल ब्लॉक के आवंटन रद्द हो गए, लेकिन जो इसके गुनहगार हैं, जिनकी वजह से इस तरह के फैसले लिए गए, क्या वो सलाखों के पीछे पहुंचेंगे? अब तो आप सरकार में हैं, एक्शन का वक्त है। डॉक्टर समित पात्रा, क्यों
क्यों नहीं पहुंचेंगे? क्यों नहीं पहुंचेंगे? पहली बात तो है कांग्रेस की निर्लज्जता पे मुझे हंसी आती है। देश को लूटने के बाद इतना सवाल करते हैं और फिर अपने लोगों के लिए पूछते हैं क्या ये जेल जाएंगे, मनमोहन जी जेल जाएंगे, सोनिया जी जेल जाएंगी, राहुल जी जेल जाएंगे। ये सवाल खुद कांग्रेस पूछ रही है। इसको निर्लज्जता कहते हैं। हमने देखा है किस प्रकार से तमाम लोगों ने किताब लिख के किसकी ओर इंगित किया है कि कौन वो लोग थे जिन्होंने मनमोहन सिंह जी को रोका। आप देखिए सीएजी के रिपोर्ट को 2004 में कमेटी बैठ गई थी, 2005 में रिपोर्ट आ गया था कॉम्पिटिटिव बिडिंग का, 2006 में इन्होंने लीगल ओपिनियन ले लिया था, फिर भी मनमोहन सिंह जी उस फाइल पे बैठे रहे। 2010 ऐसा क्यों हुआ अखिलेश प्रताप सिंह जी? इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। और इस बारे में जो पीसी पारीख ने बातें कही थी उससे भी बवाल खड़ा हुआ था। जेल जाएगा, जरूर जेल जाएगा अखिलेश प्रताप जी। पीसेगा जेल। ये गलत बोल रहे हैं, ये खामोश है तो मैं बताऊं। जी जी बोलिए। ये गलत बोल रहे हैं। जिस दिन ओपिनियन आई, आप जेल जाने के लिए जल्दी में थे ना, साथ चक्की पीसने के लिए तो सच्चाई बता रहा ये जिस दिन ये खामोश है तो मैं बोलूं। जिस दिन ओपिनियन आई उसके बाद कैबिनेट ने निर्णय लिया, बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ, बीजेपी के लोगों ने उसको स्टैंडिंग कमेटी में भेजा। उस स्टैंडिंग कमेटी में इनके जो लीडर थे, उस वक्त लीडर अपोजिशन, उसको टालते रहे, उसके मीटिंगों में नहीं आते रहे, पार्लियामेंट के अंदर बोलते थे कि ये कोल आवंटन गलत है और वही सुप्रीम कोर्ट में बोलते थे कि ये कोल आवंटन सही है। क्या डॉक्टर समित पात्रा आप लोगों का भी डबल स्टैंडर्ड रहा? आपके भी दोहरे मानक रहे डॉक्टर समित पात्रा? नहीं देखिए, मैं तो और इनके रिजीम में 39 इनके रिजीम में अलॉट हुए थे। कोई सिर्फ यूपीए के सरकार में नहीं हुए थे। 39 कोल माइंस इनके रिजीम में अलॉट हुए थे। शांत हो जाइए। और यूपीए के सरकार के समय जब अलॉटमेंट हुआ। अच्छा एक बात बताइए, चलिए ठीक है, मैं अनिल राजदान का रुख करना चाहूंगा। मैं अखिलेश जी अखिलेश जी मैं पहले उत्तर दे दूं। ठीक है अखिलेश जी मैं उत्तर दे दूं। उत्तर दीजिए फिर। देखिए अखिलेश जी, मैं यहाँ अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूंगा, कागज पकड़ के बैठा हूं। मैं सीएजी के रिपोर्ट का 4 लाइन पढ़ देता हूं, अखिलेश जी को उत्तर मिल जाएगा। एक सेकंड अखिलेश जी, आप देखिए सीएजी की रिपोर्ट कह रही है कि इन सम देयर वेर सीरीज ऑफ करस्पॉन्डेंस विद द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस फॉर ड्रॉइंग कंक्लूजन ऑन लीगल फिजिबिलिटी ऑफ द प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स टू द MMDR एक्ट और थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर टू इंट्रोड्यूस कॉम्पिटिटिव बिडिंग। In fact, there was no legal impediment to introduction of transparent and objective process of competitive bidding. CAG कहती है कोई लीगल इम्पेडिमेंट नहीं थी, आप कॉम्पिटिटिव बिडिंग कर सकते थे, मगर मनमोहन सिंह जी ने कॉम्पिटिटिव बिडिंग किसके कहने पर नहीं किया, ये CAG पूछ रही है। अनिल राजदान जी बहुत ही वो जेल में जाएगा। अनिल राजदान जी आपसे मेरा सवाल है, बहुत ही चतुराई से ये दोनों पार्टियां गेंद एक दूसरे के पाले में डाल रही हैं। सवाल ये कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि 1993 से लेकर उसके बाद जो आवंटित किए गए कोल ब्लॉक्स वो गैर कानूनी हैं, तो फिर दोनों ही कटघरे में है ना। इसमें एक दूसरे पर आरोप लगाने का क्या मतलब है और ये कहना कि मेरी कमी ज्यादा साफ है? देखिए साहब, मैं कोई पॉलिटिशियन तो हूं नहीं जो इस पॉलिटिकल डिबेट में एंटर कर रहा हूं। मैं एक एनर्जी प्रोफेशनल हूं। जो एनर्जी से रिलेटेड इश्यूज हैं वो आप मेरे से पूछिए, बाकी इन्हीं पे छोड़िए, आपस में अपना फैसला। तो फैसले का असर क्या होगा सर, ये आप बता दें, किन किन सेक्टर्स पे हम इसका बड़ा असर आने वाले दिनों में देखेंगे? जी, फैसले का ये है कि अब आगे वाली जो बात देखने वाली है वो ये है कि ऑक्शन में 2 टाइप ऑफ ऑक्शन हो सकती है जी, या जिसको कहते हैं बिडिंग रूट। बिडिंग एक तो कि आप सबसे ज्यादा उसकी कीमत कौन देता है उस रिसोर्स की, दूसरा ये कि कौन सबसे कम कीमत पे उसको एक्सट्रैक्ट करके दे सकता है। जो बिजली है वो ली जाती है L1 पे, मतलब लोएस्ट जो बिडर है जो सबसे कम कीमत पे बिजली तैयार करके कारखाने से आपको देता है, उसको डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी खरीदती है। यही रेगुलेटर उसको कहता है। अगर कोयला भी उसको महंगा मिलेगा तो उसकी बिजली की रेट भी ज्यादा जाएंगे। तो अगर आपने कोयला, मेरे विचार में अगर ऑप्शन करना या बिड उसके लिए बिड मांगनी है तो वो होना चाहिए जो आपको लीस्ट कॉस्ट पे फॉर द एंटायर लाइफ ऑफ द माइन आपको कोल एक्सट्रैक्ट करके दे, ताकि एफिशिएंट उसका माइनिंग हो और आपको जो फ्यूल है उसके बिजली प्रोड्यूस करने के लिए ईंधन वो सबसे कम कीमत पे मिले, ताकि बिजली के दाम कम से कम हो और कंज्यूमर को कम से कम दाम पे बिजली मिले। ठीक है डॉक्टर समित पात्रा, एक मुद्दा है जी, जो मैं एक अहम समझता हूं। जी डॉक्टर समित पात्रा, इसके अलावा ये मुद्दा है कि इंटरिम पीरियड में जी अपनी बात आप कर लीजिए। अनिल जी अपनी बात आप रखिए, फिर मैं जाऊंगा समित पात्रा जी के पास।
जी दूसरी ये है कि अब हमें एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कि ये जो कैंसर ब्लॉक्स हैं और भी अगर कोई ब्लॉक्स अवेलेबल हैं वो कितनी जल्दी हम उनको आगे रख सकते हैं, क्योंकि जो इनके साथ कुछ ब्लॉक्स के साथ जो जमीन भी अक्वायर होती है या उपलब्ध करते हैं लोग, वो इस वक्त अब इन ब्लॉक ओनर्स के हाथ में होएगी जी। उसको भी सरकार को लेना पड़ेगा वापस, ताकि वो जो कोयले की है वहां खान ऑपरेट हो सके। तो उसके बारे में भी लेजिस्लेशन आएगा। तो इसका अगर सारा रोड मैप जल्द से जल्द सरकार तैयार कर ले, और मैं समझता हूं कि ऑलरेडी मिनिस्ट्रीज पर काम कर रही होगी। जी अनिल जी, तो मेरा सवाल डॉक्टर संबित पात्रा से है। डॉक्टर संबित पात्रा, इस पूरे मामले में एक पक्ष बैंक भी है, बैंकों के भी सैकड़ों करोड़ रुपए फंसे हुए हैं, उसके लिए क्या करेंगे आप लोग फिर? नहीं, ये चिंता तो सरकार करेगी अवश्य, बैंकों का हो या किस प्रकार से इसके लिए आगे का रोड मैप बने, इसके लिए सरकार बिल्कुल चिंतित रहेगी। और सरकार चिंतित है भी, कमिटेड भी है, और सरकार ने स्वाभाविक रूप से रोड मैप तैयार किया होगा। इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट में अपने एफिडेविट में, और पीयूष गोयल जी ने अपने तमाम इंटरव्यूज में कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट सारे कोल ब्लॉक भी कैंसिल कर दे तो हम उसका स्वागत करेंगे। मगर मैं यहां बताना चाहता हूं कि देखिए 70 के दशक से 2005 तक कितना आवंटित हुआ कोल हिंदुस्तान में? 9631.66 मेट्रिक टन। और 2005 से 2009 के बीच में कितना, 4 वर्षों में कितना हुआ? विश्व रिकॉर्ड बना 44 बिलियन मेट्रिक टन। तो मेरे भाई अखिलेश जी जो अभी पूछ रहे थे कि एनडीए के समय कितना हुआ और आपके समय कितना हुआ, हमारे समय तो 9000 का एक अंश हुआ होगा। मतलब ये लड़ाई जो है, संसार का रिकॉर्ड संबित पात्रा जी, बहुत ही अफसोस की बात है ये लड़ाई इस बात को लेकर नहीं है कि बिल्कुल भी भ्रष्टाचार ना हो, बल्कि ऐसा लग रहा है कि आपका भ्रष्टाचार ज्यादा था, हमारा कम है। नहीं अखिलेश जी, ये केस किसने किया था? प्रकाश जावड़ेकर जी ने हमारे पार्टी से इस विषय को पहले उठाया था। जनता के बीच कौन संघर्ष कर रहा था? भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस क्या बता रही थी? कांग्रेस तो सीएजी को कोस रही थी कि ये सब गलत आंकड़े बता रही है, कोई नुकसान नहीं हुआ है। 2G में भी कपिल सिब्बल ऐसे हाथ करके बताते थे कि 0 लॉस हुआ है, और खुद प्रधानमंत्री ने चिट्ठी लिखी थी कोलगेट मामले में कि कोई लॉस नहीं हुआ है। ये तो कोई लॉस नहीं बता रहे थे। लेकिन ये भी देखिए बड़ा सवाल है, संबित पात्रा जो कह रहे हैं अखिलेश प्रताप सिंह जी। अखिलेश जी, आपके वक्त में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को इस बात की जानकारी थी जो कुछ चल रहा था, सिर्फ गठबंधन की मजबूरी की वजह से देश का ये सरकारी खजाना लुटता रहा। देखिए पूरी बात मैं सुन नहीं पाया, अभी मेरा कई बार लाइन डिस्कनेक्ट हुआ, थोड़ी सी बात मैं सुन पाया हूं। 93 के बाद जो करीब 42 कोल आवंटित हुए थे, जिसमें 39 इनकी सरकार के समय आवंटित हुए थे। ये गुमराह करने वाली पार्टी है बीजेपी, आधे घंटे में पूरे दुनिया में गणेश को दूध पिलाती है, लेकिन यहाँ चलने वाली नहीं है उसकी। ये अगर इतने पाक साफ हैं तो मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी भी पाक साफ नहीं है, इन्हीं लोगों से मिले हुए हैं। ये वो कंपनी है बीजेपी की जी सिर्फ इन कंपनी घरानों की पार्टी है। ये इसके सारे लोग जो दोषी लोगों के जितने पैरोकार थे आज इस सरकार में महत्वपूर्ण पदों पे क्यों है? आंकड़ों जवाब नहीं दे रहे अखिलेश। मैंने सवाल पूछा था, क्या इंटरेस्ट है? जो आवंटन ये दिख रहा है कि आपकी मंशा क्या है? जो इनके चहेते लोग पावर प्लांट जो एग्रीमेंट किए हैं वो बंद कर दिए हैं, बिजली उत्पादन नहीं कर रहे हैं, और देश में क्राइसिस हो गया बिजली का। क्यों? उनको ज्यादा पैसा चाहिए। अच्छा चलिए ठीक है, पैसा ज्यादा उनको दिला भी जा रहा था। सिर्फ आरोप लगा रहे हैं। मेरा एक सवाल आप दोनों से है, क्योंकि अखिलेश जी और डॉक्टर संबित पात्रा, सर वक्त नहीं है, मैं चाहूंगा छोटे में जवाब दें। क्या इस फैसले के बाद अब आप लोग आगे कम से कम ये कोशिश करेंगे कि जो प्राकृतिक संसाधन है उनका बंदरबाट ना होने पाए, उसको लेकर एक स्पष्ट नीति हो, क्योंकि भविष्य में जाकर उसका जनता को खामियाजा ना भुगतना पड़े? अखिलेश जी पहले आप जवाब दीजिए, फिर डॉक्टर संबित पात्रा। पूरा गुजरात जिस मुख्यमंत्री ने बेच दिया हो 1-1 रुपए एकड़ पे जमीन, क्या वहाँ जो भी प्राकृतिक संपदा थी बेच दिया है। यहाँ पे अडानी के लिए चीन को जमीन दे रहा है जो देश का प्रधानमंत्री। ठीक है सर, मैं समझ गया, आपने मेरे सवाल का जवाब दिया नहीं। डॉक्टर संबित पात्रा बिल्कुल छोटे में, वक्त नहीं है। उम्मीद नहीं करते, एकदम उम्मीद नहीं करते। देखिए ये सरकार सिंगल विंडो क्लियरेंस में विश्वास रखती है, ये सरकार ट्रांसपेरेंसी में विश्वास रखती है। इस सरकार ने वेबसाइट पे अपना सब कुछ डाला है, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। चलिए वो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि अब हर किसी को इंतजार है कि आप एक्शन क्या लेते हैं, क्या सरकार फैसले लेती है।
और बड़ा सवाल यही है कि क्यों आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, क्या उससे बिजली की कीमतें आने वाले दिनों में बढ़ने वाली हैं? क्या महंगाई बढ़ेगी? क्या बिजली के संकट से देश को गुजरना पड़ेगा? और अगर ऐसा है तो क्या इसके लिए पॉलिटिकल क्लास जिम्मेदार नहीं है? आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक।